हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपका ब्लूप्रिंट डिजिटल पर। मेरा नाम है वसीम चौहान और बेटा मैं हूं आपका विज्ञान का टीचर। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमने चैप्टर स्टार्ट किया था धातु एवं अधातु, और आज भाग सेकंड रहेगा। भाग वन में मैंने आपको धातुओं का परिचय दिया और कुछ भौतिक गुणों के बारे में बात की थी। आज इस भाग में मैं आपको जो हमारी मेटल्स होती हैं, धातु होती हैं, मतलब उनके रासायनिक गुण के बारे में, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाला है। तो बेटा आपको रजिस्टर और पेन साथ में लेकर बैठना है और टाइम टाइम पे वीडियो को पॉज करके आपको चीज़ों को नोट करते जाना है फोकस के साथ। तो आइए शुरू करते हैं भाग सेकंड। देखो, हम जो है बेटा केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले धातुओं की, है ना। तो मतलब ये जो हमारी धातु होती हैं वो अलग अलग यौगिकों के साथ किस तरीके से अभिक्रिया करती हैं। तो पहला जो गुण है, मतलब ना, जो पहला जो इसका रासायनिक गुण है वो हमें देखना है कि अगर कोई धातु है और एक हमारे पास अम्ल है, तो वो धातु उस अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करती है तो क्या होता है ना बेटा। तो फर्स्ट जो पहला जो गुण आएगा, तो वहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, अम्ल के साथ। अम्ल का मतलब आपको बताया हमने, अम्ल का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में एसिड कहते हैं, है ना। तो अम्ल के साथ जब होगी अभिक्रिया धातु की, तो क्या होने वाला है। तो बेटा बात समझो ध्यान से कि कोई धातु यहाँ पर है और वो किसी अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कर रही है, तो यहाँ पर एक उसका लवण मिलेगा आपको ना। तो वहाँ पर क्या प्राप्त होगा, लवण। और जो सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है वो गैस पे ध्यान देना है कि वहाँ पे गैस रिलीज होती है, गैस बनती है, और उस गैस को हम हाइड्रोजन कहते हैं, है ना बेटा। तो प्लीज़ इस बात को आप बिल्कुल अपने नोट्स में बिल्कुल फोकस के साथ लिखते जाओ कि जब जब कोई धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करती है तो वहाँ पर लवण मिलता है और वहाँ पे बेटा गैस कौन सी बनती है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से सुननी है। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे धातु अगर मेरे पास बेटा जिंक है Zn, और यहाँ पर जो अम्ल लिया है मैंने HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है, तो ये जो अभिक्रिया करेगा लवण बनेगा, तो लवण बेटा जिंक क्लोराइड बनता है ZnCl2, और प्लस में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमारी क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। अब बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए यहाँ से आपने 2 से गुना कर दिया है, ठीक है। अब देखो बात सुनो ध्यान से। आगे अगर मैं कुछ और लूंगा, यहाँ पे सपोज करो बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक धातु लिए मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की रिएक्शन में एक बार एसिड जो है H2SO4 के साथ करा रहा हूँ, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं इसको। तो ये जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ से लवण बनेगा MgSO4, है ना बेटा। तो लवण बनेगा यहाँ से मैग्नीशियम सल्फेट, इसका नाम लिखो मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में जो है गैस यहाँ पे बेटा कौन सी आएगी, H2। इसको बैलेंस करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन जो बता रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान सुनना। अगर यहाँ पर एक मैं धातु ले रहा हूँ कॉपर, है ना बेटा, एक कॉपर धातु होती है हमारे पास, कॉपर, और कॉपर की रिएक्शन में HCl के साथ बेटा कराना चाह रहा हूँ, है ना। देखो ये भी धातु है और ये भी अम्ल है, तो यहाँ पर क्या रिएक्शन हो पाएगी ये। तो कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि लवण प्राप्त होगा और लवण का नाम होगा Cu, है ना बेटा, ये मिल जाएगा आपको, कॉपर क्लोराइड और H2 गैस हो जाएगी। तो अगर आपने ऐसे लिखा है तो बेटा ये बिल्कुल गलत है, यानी ये वाली रिएक्शन हो नहीं पाएगी। मतलब यहाँ पर धातु जो कॉपर है वो HCl के साथ रिएक्शन कर नहीं पाता। वजह क्या होती है कि जो कॉपर है उसकी क्रियाशीलता जो है बेटा वो हमारा हाइड्रोजन से कम होती है ना। तो यहाँ पे सारा जो खेल है वो ये देखना होगा जो मेटल हमारी हैं उनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है या कम है। वही धातु जो है एसिड के साथ रिएक्शन कर पाएंगी, अम्ल के साथ बेटा अभिक्रिया कर पाएंगी, जिनकी जो क्रियाशीलता है, जिनकी जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है। अब ये क्रियाशीलता किस धातु की ज़्यादा है, किसकी कम है, इसका पता कहाँ से लगता है। इसके लिए बेटा एक हमारी पूरी की पूरी एक रिएक्टिविटी, एक पूरी क्या है बेटा, है ना, एक सीरीज है। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर हैं उनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज़्यादा है, यानी वहाँ पर वो अगर वो धातु यूज हों, जैसे यहाँ पे जिंक था और ये था Mg था, मैग्नीशियम था, ये दोनों के दोनों धातुएं उस सीरीज में H से ऊपर हैं, तो मतलब ये जो है अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन कॉपर जो है वो ऐसे नीचे आती है, क्रियाशीलता कम है कॉपर की इससे, इसलिए ये अभिक्रिया होगी नहीं। तो सीरीज को एक बार देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं ना बेटा। वो आपको याद करनी है, आसान है बहुत ज़्यादा। तो देखो बेटा यहाँ से स्टार्ट होती है, के का मतलब पोटेशियम होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ पोटेशियम, सोडियम, है ना, और मैग्नीशियम। तो बेटा ऐसे है पोटेशियम, सोडियम, और यहाँ पर आएगा Ca, कैल्शियम, Mg, Al, और जो इसके बाद से रह गई हैं तो उसको बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ।
तो ये सारी हमारी बेटा तत्व हैं। और देखो ज़्यादातर धातु में है, ये जितनी भी धातु हमारी कहाँ बेटा एस से ऊपर है, देखो एस से ऊपर है सारी सारी, तो उनकी क्रियाशीलता एस से ज़्यादा है, यानी कि ये सारी अभिक्रिया पर हो जाएगी। और जितनी भी धातु हमारी कॉपर, मरकरी, सिल्वर, चांदी मतलब सोना, और ये प्लेटिनम, ये देखो ध्यान से कि ये जो है हमारी है ये एच से नीचे आ रही है, जो जो एच से नीचे आ रही है उनकी क्रियाशीलता कम है, यानी कि वो अम्ल के साथ रिएक्शन कर नहीं पाएंगी, तो इनकी रिएक्शन हमारी होगी नहीं। तो एक हमारा गुण था काफ़ी अच्छा, हमने देखा कि जब कोई हमारा धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वहाँ से लवण मिलते हैं और वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो ये बेटा आपको याद रखना है। सेकंड जो गुण है इसका वो हम बेटा ये देखने वाले हैं, इसका दहन अगर हम करेंगे, हम किसी मेटल को अगर हम क्या करा रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, दहन कर रहे हैं, तो क्या होता है। तो बेटा सेकंड जो गुण लिखो दहन, दहन में क्या पढ़ेंगे उसको ध्यान से सीखो। देखो कंबशन कहते हैं इंग्लिश में दहन को, और दहन करने के लिए आपको चाहिए होती है ऑक्सीजन गैस, है ना। तो अगर कोई भी धातु है, मतलब कोई मेरे पास एम मान लो, एम कोई धातु है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ, मतलब मैं बताया था कि दहन के लिए आवश्यक होती है गैस की, उसका नाम है ऑक्सीजन। तो बेटा यहाँ पर जो बनने वाला है वो धातु का ऑक्साइड बनेगा, और यहाँ पे मैंने एमओ लिख दिया, एमओ का मतलब मेटल ऑक्साइड, एम यहाँ पर धातु है, धातु ऑक्साइड, तो वहाँ पर आपको धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा। या वैसे लिख लो कि कोई धातु यहाँ पर है बेटा, और अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने का मतलब यहाँ पर यह है कि उसको आप दहन करा रहे हो, जला रहे हो उसको, है ना। तो यहाँ पर बेटा उस धातु का धात्विक ऑक्साइड, है ना बेटा, उस धातु का धात्विक ऑक्साइड आपको मिलने वाला है ना। तो ये आपको याद रखनी है। अब उदाहरण देख लो एक बार, जैसे सपोज करो मेरे पास एक मेटल है, धातु है, उसका नाम है सोडियम, है ना बेटा, सोडियम है, और उसको आप बर्न कर रहे हो ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ से उसका ऑक्साइड प्राप्त होगा आपको, और वो ऑक्साइड क्या होगा बेटा मेरा Na2O हो जाएगा, है ना। अब देख लो सोडियम जो है उसकी वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो जब भी कोई यौगिक बनता है तो जो वैलेंसी होती है उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है ना। तो 2 यहाँ पर आ गया, उसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर और 2 थे यहाँ, लेकिन यहाँ पर 1 है ना बेटा, तो फिर आपको यहाँ पर करना पड़ेगा 2, और इसको बैलेंस करने के लिए बेटा फिर यहाँ पर आपको 4 करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से हमारी संतुलित एक अभिक्रिया आती है। एक दो उदाहरण बेटा इसके और हम कर लेते हैं। जैसे सपोज को मेरे पास बेटा एक यहाँ पर के है, एक एक धातु है पोटेशियम, और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ हम बर्न कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ पर जो आपको मिलने वाला उसको उसका नाम होगा K2O, है ना, K2 होगा। तो यहाँ भी सेम कहानी होने वाली है, बैलेंस करोगे यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको 2 करना पड़ेगा। तो ये कुछ आपको मिला। देखो ये जो चीज़ है क्या, धात्विक ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, ये क्या है बेटा, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम्पल देखो, एक हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम धातु होती है, और उसको भी अगर आप बर्न कर रहे हो O2 के साथ में, तो बेटा यहाँ से CaO मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, है ना। आप देखो उसको बैलेंस को यहाँ पे 2 था, तो उसको लिए आपको यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो मतलब हर केस में आपको क्या मिल रहा है, धात्विक ऑक्साइड मिल रहा है, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, धात्विक जो ऑक्साइड होते हैं जो आपको ये मिले हैं, ये जल में ज़्यादातर अघुलनशील होते हैं, इनसोल्यूबल है वाटर में, जल में वो घुलते नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसे धात्विक ऑक्साइड हैं जो जल में घुलनशील हैं, कुछ ही ऐसे हैं। तो जो धात्विक ऑक्साइड अगर हमारे वो जल में घुलनशील हैं, तो वो जल में घुलकर बेटा एक क्या बनाते हैं, एक क्षार बनाते हैं, एक अल्कली बनाते हैं। क्षार का मतलब ऐसे ऐसे हमारे क्षारक, या बल्कि ऐसा कहो कि वो जो हमारे हैं जल में घुलने के बाद क्षारक बनाते हैं। क्षारक हमारे ऐसे क्षार होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, हाँ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि ज़्यादातर अधिकांश जो हमारे धात्विक ऑक्साइड हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन अगर वो धात्विक ऑक्साइड जल में घुल गया है, जल में घुलनशील है, तो जल में घुलकर वो एक क्षारक बनाता है। यानी देखो ये वाला है कि ये दो जो हैं, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ये दोनों ऐसे हैं जो जल में घुल जाते हैं। अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलना चाहूँगा तो ये घुलता नहीं है ना बेटा। तो अगर ये घुल जाएगा, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जो है पार्शियली घुल पाता है, पूरा कंप्लीटली घुल नहीं पाता, और बाकी के जितने भी मेटल ऑक्साइड आएंगे वो तो घुलेंगे ही नहीं, है ना। तो जो घुल पा रहे हैं, तो अगर इसी को आप आगे बेटा किसमें H2 के साथ घोल दोगे, तो ये जो है यहाँ से बेटा एक चीज़ बनाएगा, उसका नाम क्या होगा, एक अल्कली बनाएगा, NaOH बनाएगा। और ऐसे ही इसी को फिर आगे फर्दर आप H2 के साथ घोल दोगे, तो ये भी बेटा एक यहाँ पे क्या होगा, KOH। तो आगे इस जो अभिक्रिया है उसको आप बैलेंस कर सकते हो। तो मेन मुद्दा क्या था, मेन पॉइंट ये था कि धात्विक ऑक्साइड जो है वो ज़्यादातर जल में अघुलनशील होते हैं, अगर घुलेंगे तो फिर वो क्या बनाएंगे बेटा, अल्कली फॉर्म करेंगे, क्षारक बनाएंगे। तो ये था हमारा दहन। तो दहन में हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, धात्विक ऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं, और धात्विक ऑक्साइड फॉर्म होकर वो मतलब किस तरीके से काम हो रहा है।
ये सीरीज को आप ध्यान रखते चलना प्लीज, है ना बेटा। इसको निमोनिक्स भी है। निमोनिक्स मतलब ट्रिक होती है एक तरह से, जिससे कि हमारा जो ब्रेन है वो चीज़ों को याद कर पाता है। तो ट्रिक देख लो इसकी बेटा। ये कटरीना का नाम सुना होगा आपने, एक एक्ट्रेस है हमारी। तो कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ओडी पता नहीं। कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ओडी पता नहीं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो बेटा। हमने दो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है मेटल्स की, रासायनिक गुण पढ़े हमने दो, है ना। अब थर्ड की बात कर रहा हूँ, तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो तीसरा जो गुण है, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। धातुओं को अगर हम जल में घोलना चाहेंगे, धातुओं की हम जल के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो बेटा हेडिंग लिखो कि जो धातु है उसकी अभिक्रिया हमें पढ़नी है बेटा किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, ये देखो कैसे होगी। अब देखो एक बात सुनो कि कुछ मेटल तो हमारी ऐसी होंगी जो वाटर के साथ या जल के साथ अभिक्रिया करेंगे ही नहीं। यानी हर वो धातु जो हमारा इस सारणी में, बात सुनो ध्यान से, ये जो सारणी हमने बनाई है आपके सामने यहाँ तक, अगर आप इसको देख पा रहे हो, तो जितनी भी धातु हमारी हाइड्रोजन से नीचे हैं, हाइड्रोजन से नीचे हैं, वो कोई सी भी धातु ऐसी नहीं है जो अभिक्रिया करने वाली बेटा किससे, वाटर के साथ। इससे ऊपर वाली कर जाएंगी। तो लगभग 7 धातु ऐसी होती हैं, लगभग 7 धातु जो आपको पढ़नी है। 7 धातु ऐसी हैं जो जल से अभिक्रिया कर जाती हैं और अलग अलग तरीके से करती हैं। तो वहाँ से आपको बिल्कुल फोकस के साथ सुनना है। तो बेटा देखो बात सुनो ध्यान से, ये वाली 3 है और फिर बेटा, और फिर देखो बेटा ये 3 है, मतलब 3, मतलब इसमें आप ये देखो कि मैग्नीशियम को रखना बीच में और 3 इसके ऊपर और 3 इसके नीचे। लेड भी हमारी क्या होती है, वाटर के साथ अभिक्रिया करती नहीं है। तो आयरन से नीचे वाली जितनी भी आएंगी वो हमारा धातु, जो धातु है मतलब जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसके ऊपर वाली 7 धातु को पढ़ना है आपसे। ठीक है, तो आओ बेटा हम हर एक धातु के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये जो है ऊपर वाली दोनों, पोटेशियम और सोडियम, इनकी जो रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है। पानी के साथ जो इनकी अभिक्रिया होती है वो तेजी के साथ होती है, वो ऊष्माक्षेपी होती है, मतलब वहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होती है ना। तो बात समझिए ध्यान से कि अगर मैं बेटा इसका केस लूँगा, सोडियम का केस लूँगा, सोडियम और पोटेशियम दोनों एक जैसे अभिक्रिया करती हैं। और कहानी क्या है बेटा इसमें, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कि इनकी क्रियाशीलता इतनी ज़्यादा है कि पानी तो पानी ठंडे पानी तक के साथ अभिक्रिया कर जाती हैं बहुत तेज़ी के साथ। ठंडे पानी से अभिक्रिया करना मुश्किल होता है, लेकिन क्रियाशीलता अधिक होने के कारण ये बेटा ठंडे पानी के साथ भी अभिक्रिया कर जाएंगी। तो लिख लेना यहाँ पर कि ठंडे पानी के साथ भी बेटा हमारा अभिक्रिया कर जाती है ना। तो ये दो थी। और बल्कि ऐसा भी देखा गया कि जो कैल्शियम भी है, कैल्शियम भी ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर जाती है ना बेटा। तो आप इसमें लिख लो कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये तीनों की तीनों ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर जाती हैं। हालांकि अच्छे तरीके से जो अभिक्रिया करेंगे ठंडे पानी के साथ, तो दोनों करेंगे, पोटेशियम और सोडियम। अब बेटा बात किसकी आती है हमारे पास, मैग्नीशियम की आती है। मैग्नीशियम पानी के साथ अभिक्रिया कर जाती है, लेकिन ठंडे पानी के साथ तो नहीं कर पाती वो। तो मैग्नीशियम जो बेटा अभिक्रिया करती है वो गर्म पानी के साथ करती है। तो एक क्वेश्चन तो आपको ऐसे ध्यान रखना कि कौन सी धातु कैसे पानी के साथ अभिक्रिया कर रही है। तो यहाँ से बेटा पानी कैसा होगा, गर्म पानी होगा। अब इसके नीचे जो 3 धातु हैं, एल्यूमिनियम बेटा, जिंक है और आयरन है, मतलब लोहा, ये 3 जो धातु हैं ये ठंडे पानी के साथ तो बिल्कुल नहीं करती, गर्म पानी के साथ भी नहीं करती हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर इनकी क्रियाशीलता कम हो गई है। तो इनको अभिक्रिया करने के लिए बेटा जरूरत होती है वाष्प की या भाप की, है ना। तो गर्म पानी के साथ भी अभिक्रिया नहीं कर पाएंगी। तो ये जो है बेटा हमारे इसके साथ करती हैं, भाप के साथ, स्टीम के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना कि कैसे कैसे पानी के साथ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा जिंक है, आयरन है, ये कैसे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो ये तीनों की तीनों भाप के साथ करती हैं, मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ, और ये बेटा पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम भी ठंडे पानी के साथ कर पाती हैं। अब कैसे करेंगे अभिक्रिया, क्या हमें मिलने वाला है, उत्पाद क्या मिलेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो जहाँ जहाँ पानी यूज हो रहा है, जहाँ जहाँ वाटर यूज हो रहा है, तो जब धातु वाटर के साथ अभिक्रिया करेगी, यानी इन दोनों केस की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, है ना बेटा। तो इन दोनों केस में जो मिलने वाला है वो मिलेगा हमें धात्विक हाइड्रोक्साइड। मेरी बात सुनो ध्यान से प्लीज। तो यहाँ से जो उत्पाद मिलेगा, जब रिएक्शन होगी तो कुछ तो बनेगा वहाँ पर ना, कुछ तो उत्पाद बनेगा। तो उत्पाद जो बनेगा बेटा वहाँ पे मिलेगा आपको मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होगा, धातु हाइड्रोक्स, है ना बेटा, यहाँ पे क्या होगा, धातु हाइड्रोक्साइड वहाँ पर आपको मिलेगा। एग्जाम्पल बताऊंगा मैं हर एक के रिएक्शन में पढ़ेंगे बढ़िया से। और जो बेटा फिर मैं अगर बात करूँगा इसकी भी, तो यहाँ भी यानी 4 जो धातु हैं वो हमें धातु हाइड्रोक्साइड देंगी, है ना। उदाहरण के तौर पे मैं हर एक की अभिक्रिया अभी आपको बताऊंगा। अब जो नीचे वाली 3 है, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, है ना,
तो ये जब भाप के साथ कर रही है कि भाप तो क्या होते हैं, मतलब भाप अपना आप में गैस है भाई, पानी जो है वो गैसियस अवस्था में आ गया है, उसकी तो भाप कह रहे हैं हम। तो ये जब मतलब धातु के साथ अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है बेटा, वो यहाँ से आपको हाइड्रोक्साइड ना मिलके क्या मिलेगा, उसको बोलते हैं धात्विक ऑक्साइड बनेगा, है ना। तो यहाँ से जो चीज़ मिलेगी उसका नाम क्या होगा, धात्विक ऑक्साइड। ये बेटा आपको ध्यान रखना है ना। तो आइए हम हर एक की रिएक्शन पढ़ लेते हैं और फिर आगे बेटा बढ़ेंगे। तो होप कि आपने इसको नोट करा होगा। मैंने बताया था कि वीडियो को टाइम टाइम पे आपको पॉज करना है और चीज़ों को बिल्कुल फोकस के साथ नोट करते जाना है। तो बेटा देखो, अगर मैं इनकी अभिक्रिया लिखूंगा हर एक की, तो अभिक्रिया में क्या होने वाला है। तो पहले देखो यहाँ पर जो लिखा पड़ा है, पोटेशियम और सोडियम बिल्कुल सेम तरीके से अभिक्रिया को बेटा करते हैं। तो बेटा हमें देखना है कि जल के साथ ये जो धातु है किस तरीके से अभिक्रिया करने वाली है। मैंने बताया कि पोटेशियम और सोडियम एक जैसी करेंगी, तो मैं एक एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। सोडियम की बात करता हूँ मैं। सोडियम की क्रियाशीलता ज्यादा होती है, यहाँ पर आएगा जल, और जल भी कैसा आएगा बेटा, ठंडा पानी आएगा। तो यहाँ पर जो चीज होगी, हमारा जो बनने वाला है बेटा, उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा, धात्विक मतलब हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ बना सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा प्लीज इस बात पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे हमारा ये चीज हमारी फॉर्म हो गई है, और यहाँ पे जो गैस है वो कौन सी होगी बेटा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से फॉर्म होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे खेल क्या होता है, ये जो अभिक्रिया हुई है इसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है ना। और ये जो रिएक्शन है मतलब एक समझे ऊष्मा क्षेपी होती है, मतलब यहाँ पर बेटा आपको क्या मिलने वाली, हीट मिलने वाली है, ऊष्मा मिलने वाली है। हीट को हिंदी में ऊष्मा कहते हैं, है ना। अब और यहाँ से मतलब ये अपने आप में बहुत मतलब समझो कि ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में यहाँ से बेटा मुक्त होती है, ठीक है। तो जैसी रिएक्शन होती है तो सोडियम जो है खुद बर्न होने लग जाता है, खुद इसमें इसका दहन होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो मतलब इसकी वजह क्या है, सिर्फ क्रियाशीलता है। हालांकि ये गैस और मतलब बननी है। और दूसरी बात है वो क्या है, जो गैस बनी है ये अपने आप में ईंधन का काम करती है ना। तो वहाँ पे ऊष्मा भी थी, ईंधन भी है, तो ये गैस बर्न होना शुरू हो जाएगी, हाइड्रोजन, और इसके जलने की वजह से सोडियम भी हमारा जलना शुरू हो जाता है। पोटेशियम भी बिल्कुल इसी तरीके से बेटा क्या करता है, अभिक्रिया करता है। इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा नोट कर लेना, और ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। पोटेशियम भी बिल्कुल ऐसे करने वाला। कैल्शियम की बात देखते हैं। कैल्शियम भी ठंडे पानी के साथ करेगा, और यहाँ पर मैंने बेटा H2O लिया है, और यहाँ पे से जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, CaOH होल ट्वाइस, है ना। CaOH होल ट्वाइस मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि यहाँ पर हमारा ये सब चीजें होती हैं। देखो दूसरा यहाँ पर क्या होगा, H2 गैस आएगी यहाँ भी, है ना। अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन सुनो। मतलब जब ये ऐसे रिएक्शन है, ये हमारा एक वाटर का एक पानी का बीकर है, और इसमें मैंने धातु को डाल दिया, उसका नाम क्या बेटा, सोडियम है। तो मतलब सोडियम का नाम इसका C है। कैल्शियम धातु जब यहाँ पर आएगी तो ये नीचे बैठ जाएगी, और तभी अभिक्रिया होगी। ये अभिक्रिया में गैस मुक्त हो रही है, कौन सी बेटा, हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन गैस यहाँ से बननी शुरू होगी, बुलबुले उसके ऊपर उठेंगे, तो वो बुलबुले कैल्शियम को अपने साथ ऊपर उठा के ले आते हैं, और कैल्शियम यहाँ पर बाद में इसके ऊपर आकर तैरना शुरू कर देती है, फ्लोट होना शुरू कर देती है। हालांकि यहाँ पर आग आग लगने वाला नहीं होता है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है इतना ज़्यादा ऊष्मक्षेपी नहीं होती है। बस यहाँ पे ध्यान है ना, कैल्शियम जो है वो तैरना शुरू कर देती है बेटा, ठीक है। तो अभिक्रिया को याद रखना है, और जो मैं समीकरण लिख रहा हूँ उसको याद करते चलना बेटा आपको, ठीक है। इनको आप बैलेंस कर लेना, बैलेंस करना मैंने आपको सिखाया था। नेक्स्ट देखो बेटा क्या होगा, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम भी मैंने बताया कि जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन वो गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती है, ठंडे के साथ नहीं कर पाती है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्रियाशीलता कम होती जा रही है, हमने देखा इस सारणी के द्वारा। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, जब जब जल होगा तो तब तक हमारा मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड बनने वाला है, और यहाँ पे बेटा हमारा H2 होगा। ये भी बिल्कुल सेम होगा कि मैग्नीशियम नीचे बैठ जाएगी स्टार्टिंग में, फिर वहां पर गैस बनेगी हाइड्रोजन, वो उसके बुलबुले ऊपर उठेंगे, तो बुलबुले जो है धातु की सतह पर मतलब चिपक जाएंगे, और वो धातु भी ऊपर ऊपर उठ के आ जाती है, और वो तैरना शुरू कर देती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का केस बिल्कुल सेम था, जिस तरीके से हमारा पोटेशियम और सोडियम का केस बिल्कुल सेम था। फर्क इतना है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम में आग नहीं लगती है, बल्कि अगर मैं पोटेशियम और सोडियम की बात करूँगा तो वहाँ पे आग लग जाती है, पोटेशियम में भी और सोडियम में भी, ठीक है बेटा। तो ये हमने देखा अभी। नेक्स्ट जो है मैं बताऊंगा आपको एल्यूमिनियम के बारे में, कि एल्यूमिनियम, जिंक और ये जो आयरन है वो किस तरीके से रिएक्शन करने वाला है जल के साथ। तो वहाँ आपके याद होगा, मैंने अभी बताया था कि वहाँ पर क्या होगा, धात्विक हाइड्रोक्साइड ना बन के धातु ऑक्साइड बनने वाला है। तो बेटा जैसे सपोज करो मेरे पास जो है जिंक है ना, और जिंक जो है वो हमारे के साथ वाटर के साथ क्या कर रहा है,
अभिक्रिया कर रहा है। अच्छा वाटर यहाँ पे जल जो है वो गैसेस फॉर्म में होगा क्योंकि ये हमारी भाप है ना। तो भाप है तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, जिंक ऑक्साइड बनेगा यहाँ पर, ये ध्यान देना प्लीज आप। और जिंक ऑक्साइड के साथ बेटा यहाँ पर जो गैस बनेगी वो भी कौन सी होगी, हमारी हाइड्रोजन इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है ना, आपको आती है। तो ऐसे यहाँ पर जिंक होगा इसी, और ऐसे यहाँ पे क्या होगा बेटा, एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम भी हमारा जल के साथ अभिक्रिया करने वाला है ना बेटा। तो ये भी गैस इस फॉर्म में होगा, मतलब भाप होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका ऑक्साइड बनेगा। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है Al2O3। मैंने बताया था कि वैलेंसी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी 3 होती है यहाँ पहुंच जाती है, ऑक्सीजन की 2 होती है यहाँ पहुंच जाती है। और यहाँ भी बेटा हमारी क्या होगी, H2 गैस यहाँ से निकल जाएगी। और इसी तरीके से आयरन मतलब लोहा, और ये हमारा जल मतलब भाप गैसेस फॉर्म में है। और यहाँ से क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और साथ में बेटा H2। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने पहले बताया था कि जो तीसरी है जब वो जल से विक्रिया करती है तो क्या क्या होता है। तो बस क्या ध्यान देना है इसमें, रिएक्शन ध्यान देनी है कि धात्विक हाइड्रोक्साइड कब बन रहा है, धातु ऑक्साइड कब बन रहा है, और ये धातु जो है पानी के साथ मतलब कौन कौन से पानी के साथ अभिक्रिया कर रही हैं, ठंडे पानी के साथ कब कर रही हैं, और गर्म पानी के साथ कब कर रही हैं, और भाप के साथ कौन सी कर रही हैं, है ना। तो बेटा ये टॉपिक पूरा हुआ, आप इसको नोट कर लो। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं बेटा। तो बेटा हमने 3 गुण अभी हमने मतलब इसके पढ़े। ठीक है, आगे देखो थोड़ा सा और के देखो चौथा जो इसका गुण है रासायनिक गुण, हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं धातु की। चौथी जो है वो क्या है बेटा, कि अगर धातु है और वो एक दूसरी धातु है जिसका लवण है, धात्विक लवण, तो धात्विक लवण के साथ कैसे विक्रिया करती है, तो उसको समझाऊंगा मैं। अभी नोट करो, धात्विक लवण के साथ अभिक्रिया। धात्विक लवण के साथ अभिक्रिया का मतलब समझो पहले क्या है। धात्विक लवण के साथ मतलब कोई धातु है और उसका एक लवण प्राप्त है ना। जैसे हमारे पास सपोज करो बेटा एक लवण धातु थी कॉपर, और इसका लवण हमारे पास ये है कॉपर सल्फेट, है ना। अब इसके साथ कोई दूसरी धातु अभिक्रिया कर रही है ना, कोई भी धातु क्या कर रही है, अभिक्रिया कर रही है। तो बेटा देखो ध्यान से, अगर कोई धातु यहाँ पर है ना, और वो किसी दूसरे धात्विक लवण के साथ, या धातु लवण कहें तो बात एक ही है, अभिक्रिया करेगी, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब कि ये जो धातु है इस धात्विक लवण में से धातु को हटा देगी और अपना पा जाएगी यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जो है वो धातु लवण बनेगा। धातु लवण यहाँ भी था लेकिन वो दूसरी धातु के साथ था, मैं समझाऊंगा उदाहरण के साथ, तब आप इसको ठीक से समझ पाओगे। और ये जो धातु थी यहाँ पर, ये बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इसको, है ना। अब कैसे होगी देखो, तो जैसे अभी मैंने बताया कि एक एग्जांपल है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट हमारा क्या होता है, धात्विक लवण होता है। जिंक जो है बेटा इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। तो ये क्या करेगा, जिंक ये जो है कॉपर को यहाँ से हटा देगा। क्यों हटाएगा कॉपर को ये, क्योंकि इसकी जो जिंक की जो क्रियाशीलता है ज्यादा है किससे, कॉपर से। जो सारणी मैंने बताई थी आपको, वहां पे देखो आप ध्यान से, उस सारणी में जिंक जो है कॉपर से ऊपर है, इसलिए हटा देगा ये। तो यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा बेटा जिंक सल्फेट, और साथ में कॉपर धातु आपको अलग मिल जाएगी। तो ये मैं बताया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है पूरी पूरी। अच्छा उसका उल्टा हो सकता है क्या, मतलब अगर मैं यहाँ पर क्या लूँ बेटा, यहाँ पर मैं कॉपर लूँ, और यहाँ पर कॉपर की मैं अभिक्रिया कर रहा हूँ जिंक सल्फेट के साथ, है ना। ये भी धातु है और ये भी क्या है, धात्विक लवण है। तो क्या अभिक्रिया हो पाएगी बेटा, कुछ बच्चे कह देंगे कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट बन जाएगा और साथ में जिंक अलग हो जाएगा। ये गलत बात है, ये अभिक्रिया होगी नहीं, है ना, ये अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। क्या कारण है इस अभिक्रिया के ना होने का, कारण यही है कि जो क्रियाशीलता कॉपर की है, रिएक्टिविटी कहते हैं इंग्लिश में इसको, तो क्रियाशीलता इसकी बेटा जिंक से कम है। ये इतना ज़्यादा मतलब रिएक्टिव नहीं है, क्रियाशील नहीं है कि जिंक को यहाँ से हटा सके। समझ पा रहे हो आप मेरी बात बेटा। तो सारी रिएक्शन नहीं हो पाती है, बस वही धातु जो है इसके साथ अभिक्रिया कर पाएंगी जिसकी क्रियाशीलता इस धातु से अधिक होती है। और क्रियाशीलता का पता कहाँ से लगता है, जो हमारी श्रेणी थी, सारणी थी, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, वो आपको याद रखना। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, मैं एक बार वो लिख रहा हूँ, आप उसके साथ ट्राई करना याद करने की। मैंने न्यूमोनिक्स भी बताया था आपको याद करने के लिए कि कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जैन, एफ से बताया था, फरारी, फिर भी है का मतलब हाइड्रोजन। इससे तुलना की जाती है, इसके ऊपर वाली से ज़्यादा रिएक्टिव, इससे कम वाली, इसके नीचे वाली से कम रिएक्टिव। तो हाइड्रोजन से नीचे वाली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, नीचे स्पेस कम है। तो फिर भी है क्यू मिली, एच जी मिली, है ना बेटा, सिल्वर ओडी, है ना बेटा ये।
पता नहीं। तो ये कुछ सारी मैंने धातु लिखी हैं, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपसे, तो जो ये धातु हाइड्रोजन से नीचे आ रही है वो लवण को डिस्प्लेस नहीं कर सकती हैं। तो बेटा ये हमारा भाग 2 था, जिसमें हमने देखा कि धातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। अगर कोई आपका सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें दीजिए। हमारे चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और बेटा आप पढ़ते रहो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में।